हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, जो कि आपको एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी पूछी जाती है। साथ ही में ओम्स लॉ को हम एक डेरिवेशन भी देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हेल्प से। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखें। एट दी एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें, जैसा कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था, हमें क्या बताता था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन क्लास 12 में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, कुछ नए टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर सच एज डायमेंशंस, टेम्परेचर, स्ट्रेन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर अनचेंज रहेंगी तो ही ओम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें सेम है, अनचेंज हैं, तो जो वोल्टेज होगा किसी भी कंडक्टर का वो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है हमें R, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जैसे कि आप ले लें आयरन ले लें, कॉपर ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, कोई भी मेटल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर की एटम्स की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि इसके अंदर से ये फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो होने वाले करंट को रोकता है। ठीक है, तो सभी मेटल्स के लिए ये अलग अलग होता है और ये रुकावट ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करती है ना ही करंट पर डिपेंड करती है। देखिए, R का फॉर्मूला क्या बन रहा है? V अपॉन I। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, बट ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस एक इंडिपेंडेंट टर्म है और हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, V और I पर ये डिपेंड नहीं करता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ से डेराइव हुआ है रेजिस्टेंस, इसलिए इसकी SI यूनिट होती है ओम। साइंटिस्ट के नाम पर ही हमने यूनिट रख दी है। ठीक है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, हेडफोन यूज़ करते हैं ना हम, इस टाइप का इसका सिंबल होगा 1 ओम। जहाँ पर इस फॉर्मूले से अगर आप देखें, R की जगह अगर हम ओम रख दें, V की जगह वोल्ट, I की जगह एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। तो यहाँ से आप 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या होगा 1 ओम रेजिस्टेंस? कि जब किसी बॉडी में जब किसी कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो और इस कंडीशन में उससे 1 एम्पियर करंट यदि फ्लो हो रहा होगा, तब उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, और एम्पियर के लिए तो हम सिंपल A यूज़ कर लेते हैं। तो जब इन सारी टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो जो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, उसकी वैल्यू मिल जाएगी ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं VI कर्व, या ओम्स लॉ से हमें जो भी रिलेशन मिलता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उनके लिए एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि ये हमारा वोल्टेज है एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर अगर करंट हो, तो इनके बीच में जो हमें स्लोप मिलता है ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है? क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर R का अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, और टेन थीटा यहाँ पर क्या है? VI कर्व का स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपना, जिसमें हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में एज अ सिंपल सीधा क्वेश्चन ही आ गया था इसका, कि आपको ओम्स लॉ के लिमिटेशंस बताने हैं। ठीक है, तो इसके बहुत ही सिंपल 3 लिमिटेशंस हम देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स में आपसे आ भी नहीं सकती, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। सबसे पहले हमने अपने स्टेटमेंट में ही देख लिया था कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी कंडक्टर में, लेट से इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो खूब सारे एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, उनके अंदर के चार्जेस वाइब्रेट करने लगेंगे, और यदि ये चार्जेस अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो उधर से रास्ता इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने या करंट के फ्लो होने के लिए जो रास्ता है ना, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V और I में भी चेंज मिलेगा। इसलिए ओम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है टेम्परेचर सेम हो उस कंडीशन के लिए। ठीक है ना, अब फिजिकल डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फिजिकल डायमेंशन सेम मतलब आप करंट जिस वायर से गुजर रहा है, आप सोचें कि करंट फ्लो होते में हम उसे स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें, तो ऐसे में उसके डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ, ये सब चेंज होंगी। और यदि
चेंज होंगी ना, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन है ना, ये अनबैलेंस हो सकता है, यहाँ पर आपको अलग वैल्यूज़ मिल सकती है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है यदि आप डायमेंशंस चेंज करेंगे तो। थर्ड पॉइंट है कि ये सेमीकंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की वर्किंग बहुत ही अलग होती है, करंट वहाँ पर भी फ्लो होता है, वोल्टेज वहाँ पर भी होता है, लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है सेमीकंडक्टर्स के केस में। और साथ ही में यूनिलेटरल डिवाइसेस क्या होते हैं, यूनी मतलब वन, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो डायोड होते हैं, डायोड मतलब ये वाला पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा होगा, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड वाइस में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स वाइस में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक तरफ से तो अलाउ करेगा तो रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, लेकिन यदि दूसरी तरफ से रिवर्स वाइस में करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट कह सकते हैं हम। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इसलिए तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में या यूनिलेटरल डिवाइसेस में ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, ये 3 इसके लिमिटेशंस लिख सकते हैं आप। अब हम देख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये भी प्रीवियस ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हेल्प से ओम्स लॉ डेराइव करिए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें हमने एक रिलेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स या वो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, इसे हमने यहाँ पर L से रिप्रेजेंट किया है। साथ ही में अपने लास्ट डेरिवेशन में हम देख चुके थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए E मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम और n क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हमें Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म मिल जाता है। अब Vd की यदि हम वैल्यू यहाँ पर Vd में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे V/L, तो यहाँ पर हमें E टाउ m तो एज इट इज मिलेगा, लेकिन V/L E की जगह आ जाएंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू NEA Vd होता है। ये टर्म क्या होती है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इस Vd की वैल्यू को ड्रॉप कर दें तो हमें I के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा NE² V टाउ अपॉन ml। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि भाई ओम्स लॉ तो V/I इज इक्वल टू R होता है, तो V/I लाना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I को इसके अपॉन में ले जा लेंगे V के, तो यहाँ पर बाकी टर्म जो है उसे हम LHS में ले आएंगे। तो देखिए V/I एज इट इज रहा, लेकिन अब ये ml ऊपर चला जाएगा और NE² टाउ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि V/I इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो ये टर्म जो मिल गई R के इक्वल मिल गई, तो यहीं से हमारा R के लिए हमें फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस तो जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है, तो इसलिए ये सारे टर्म भी तो कांस्टेंट होनी पड़ेगी। अगर ये रेजिस्टेंस के इक्वल है तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ से देखिए अब हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का किन किन टर्म्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे इस कंडक्टर की लेंथ हम जितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा ओम में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, रिलैक्सेशन टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो हम देख चुके हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज़्यादा तेज़ी से कोलिजन करने लगते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कोलिजन्स के बीच में मिलने वाला टाइम। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप इनडायरेक्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। थर्ड, ये एरिया के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ब्रॉड कंडक्टर होगा हमारा, जितना मोटा वायर होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का रीज़न होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ईजिली करंट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमें लेंथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम, एरिया और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। हमसे देखिए, अब हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ओम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट और फॉर्मूला। ये तो एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई यूनिट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि आपको वीआई कर्व को समझाना है ओम्स लॉ की हेल्प से, तो आप ये समझा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, इसके लिमिटेशंस देख लिया। और फोर्थ पॉइंट हमने देख लिया है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इनमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे या फिर कमेंट्स में ही क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, अभी ही शुरू किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।